हाँ जी बेटा, हमारा आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशंस में ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हम आते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़ विच आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंडेंट होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट पे जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट है, दोज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब फर्दर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़नी है वो 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन vapor pressure. Second is elevation in boiling point. Third is depression in freezing point. Depression in freezing point. और fourth है osmotic pressure. हाँ जी, first colligative property, relative lowering in vapor pressure। हाँ जी, क्या होता है relative lowering in vapor pressure? हम पहले इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर चुके हैं फ्रॉम रॉयल्स लॉ। फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। जब हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लेते थे रॉयल्स लॉ में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। और ये सेम फॉर्मूला हमने डिराइव करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी। अब इसमें P0 माइनस PS मैंने आपको डिटेल में बताया था, ये क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 होता है हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, PS है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का। जब ये सोल्यूशन बनाया तो इसमें हमने सल्यूट डाला नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट के सरफेस पे कुछ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स आ गए, जिससे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब कितना कम हुआ? P0 माइनस PS। ये हमारा क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और P0 माइनस PS अपॉन P0 हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल है। मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके? सल्यूट के। हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये वाला। डिराइव करने के बाद हमने कंक्लूड करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अभी मैंने बताया कि एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है ये प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मतलब पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट। इसका मतलब ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट इस पे आएगा हमारे पास इस प्रॉपर्टी में, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute from relative lowering in vapor pressure। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या डिटर्मिन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का डिटर्मिन कर सकते हैं। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटर्मिन हो सकता है। फॉर्मूला हमारे पास है P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके इक्वल? x2 के। और x2 किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ मोल सल्यूट के
अपॉन दैट ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सल्यूट के। और मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। अब देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास मोलर मास ऑफ सल्यूट हमारे पास है, इसमें M2 ये हमारे पास क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट हमारे पास है। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सल्यूट का मोलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना। कब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? जब हम सॉल्वेंट में क्या डालते हैं? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जिस पे वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अब इसको समझने के लिए एलिवेशन हम एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में हम लेंगे टेम्परेचर और इस एक्सिस की तरफ हम लेंगे प्रेशर। प्रेशर यहाँ कह लेंगे इसको वेपर प्रेशर। अब हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए और फिर सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर देखो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। ये हम ले लेते हैं सॉल्वेंट का। अब सोल्यूशन जो है उसका कर्व कैसा होएगा? सोल्यूशन का कर्व जो है वो सॉल्वेंट से नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? बिकॉज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है, बिकॉज इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड हो गया। तो इसका कर्व यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट हमारा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर कौन सा वाला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का, डिनोटेड बाय TB नॉट। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये हो जाता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिनोटेड बाय TB। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, सॉल्वेंट का ये है। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ये लिखेंगे डेल्टा TB से। डेल्टा TB हमारा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ, और ये किसके इक्वल है? TB माइनस TB नॉट के इक्वल है। इन दोनों टेम्परेचर्स के डिफरेंस के इक्वल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी भी होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा KB। दिस कांस्टेंट इज नोन एज, KB को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं अब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी हम ले लेते हैं 1, मतलब 1 मोल सोल्यूशन 1 kg सॉल्वेंट में है, तो इस फॉर्मूले में जब फिल करेंगे मोलैलिटी को 1, देन डेल्टा TB किसके इक्वल आ जाएगा? KB के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल है, जब मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? यूनिटी होती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, टू कंक्लूड that elevation in boiling point is a colligative property. That elevation in boiling point क्या है? Is a colligative property. ये colligative property है। कैसे ये colligative property है? कैसे हम इसको conclude करेंगे?
बिकॉज ये डिपेंडेंट है ऑन मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute from which colligative property? Elevation in boiling point। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, हमने लिखा के बी इंटू एम। एम है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है मास ऑफ सल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 हमने लिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 ये सबस्क्रिप्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, और 2 यूज़ करेंगे किसके लिए? सल्यूट के लिए। ये है हमारे पास मोलर मास ऑफ सल्यूट और ये है मास ऑफ सल्यूट। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट आ गया। तो इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे, डेल्टा टी बी को इस साइड ले आएंगे। So molecular mass of solute can be calculated with the help of elevation in boiling point colligative property. Next है third colligative property, depression in freezing point. Depression in freezing point. Freezing point depress होना, कम होना, that is depression in freezing point. अब इसमें भी पहले हम करेंगे freezing point क्या होता है। freezing point क्या है? टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स जो हैं सब्सटेंसेस की को एग्जिस्ट करती हैं। स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट, इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब सोल्यूशन फ्रीज करता है जब इसका सोल्यूशन फ्रीजेस व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। सिंस सोल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है, लेस देन सॉल्वेंट। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। सो इट वुड बिकम इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये क्या होएगा? फ्रीजिंग पॉइंट इसका आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होता है? कम। अब इसको समझने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में हम लेते हैं इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर और इधर हम लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर पहले वाले ग्राफ में भी हमने किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर किसका है? लिक्विड सॉल्वेंट का। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये हो गया सोल्यूशन का। और सपोज करो हमने कहा था ये हमारा, हम ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पे ये बॉयल करेगा सोल्यूशन, इस पॉइंट पे इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट जो है वो बॉयल करेगा। लेकिन अब हमने लेना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन का कम करेंगे। जब हमने इसका वेपर प्रेशर कम किया, कम कैसे होएगा? टेम्परेचर को कम करके। टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे सपोज करो यहाँ पे आके ये लिक्विड चेंज हो गया सॉलिड में।
ये सॉलिड सॉल्वेंट बन गया हमारा। इसका मतलब इस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही हैं। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF0 से डिनोट करेंगे। अब सोल्यूशन जो है इसको भी हम क्या करते जाएंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे। अब इसका वेपर प्रेशर कम है तो कम टेम्परेचर पे जाके ही ये किस में चेंज होएगा, सॉलिड में चेंज होएगा। सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके इसकी सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आके हमारा सोल्यूशन फ्रीज कर जाएगा। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कितना डिप्रेस हो गया, डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन। तो इसको डिनोट करेंगे डेल्टा TF से। डेल्टा TF हमारा यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ये किसके इक्वल आता है हमारा, इस पहले लिख लेते हैं प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे लिखा था। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा KF। अब KF इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी हमारे पास 1 है, अगर ये 1 हो गया तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो गया, KF के। यहाँ से डिफाइन करेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी। ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेरिवेशन। सेकेंड पार्ट हमने कंक्लूड करना है। टू कंक्लूड कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे हम कंक्लूड करेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड पार्ट है, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हेंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड with the help of this colligative property। ये हमारी होगी थर्ड colligative property, that is depression in freezing point। जी नेक्स्ट colligative property, अब इसके बाद है osmotic pressure। osmotic pressure, लेकिन osmotic pressure से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि osmosis क्या होता है, diffusion क्या होता है, कितनी तरह की osmosis होती है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स कर जाते हैं सॉल्यूशन के तो हम क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है, डिफ्यूजन है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट। याद रखना है किसकी मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से किधर जानी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में यहाँ पे क्या लगेगी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें सेंटर में यहाँ पे हमारे पास है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर हमने लिया सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट हमने लिया है, कोई भी इसमें सल्यूट पार्टिकल नहीं है, और इस तरफ हम ले रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स भी हैं। तो दोनों में से कौन सा वाला हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ? ये वाला हमारा क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बिकॉज इसमें सल्यूट है। तो अब थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होएगा? इस का लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट है ऑस्मोसिस की टाइप्स। ऑस्मोसिस जो होती है ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। हाँ जी, एंडोस्मोसिस क्या होती है या एंडोस्मोसिस क्या होता है? इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर सेल से पार्टिकल्स बाहर की तरफ आते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एंडोस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस समझने के लिए हम 2 एग्स लेते हैं, टेक 2 एग्स, और इनको हमने क्या करना है? आउटर शेल इनका एग्स का रिमूव कर देना है। 2 हमने एग लिए और इनका आउटर शेल जो है एग का हमने डिसॉल्व करके HCl में रिमूव करना है। एग को किस में रख देंगे? HCl में। HCl में रखेंगे तो आउटर शेल इनका क्या कर जाएगा? डिसॉल्व कर जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? एक एग को रख देना है वाटर में। एक एग प्लेस किया हमने वाटर में, और दूसरा वाला एग जो है वो हमने रखा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। मतलब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? सल्यूट। तो अगर सल्यूट ऐड कर दिया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इस केस में ये लो कंसंट्रेशन है और ये क्या है? हाई। लेकिन यहाँ पे अंदर कॉन्सेंट्रेशन लो होगी और बाहर क्या होगी? हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब इस केस में क्या होएगा? ऑस्मोसिस होएगी दोनों में, बिकॉज एग के यहाँ पे क्या होती है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। अब लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ मूव करेगा, जिससे ये एग क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोस्मोसिस। और इस केस में क्या है? लो कंसंट्रेशन अंदर है एग के, तो लो से हाई की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, बाहर की तरफ आ जाएगा, और इसमें हमारा एग जो है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट के सेल से बाहर की तरफ। तो दिस इज नोन एज एक्स ऑस्मोसिस। हाँ, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती क्या है और इसकी टाइप्स, एग्जाम्पल्स इसकी एब्रीविएशन है SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इट्स परमेएबल एंड सेमी। सेमी मीन्स कुछ पार्टिकल्स को ही अपने में से क्रॉस करने देती है। कौन से पार्टिकल्स को मूव करने देती है? थ्रू विच ओनली solvent molecules can pass and not the solute particles. ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और ये 2 तरह की होती है, नेचुरल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और दूसरी हमारे पास आती है आर्टिफिशियल
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जाम्पल है पिग्स ब्लैडर। पिग्स ब्लैडर को यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन को यूज़ किया जा सकता है। वो सेमी परमिएबल, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसमें सेलोफिन शीट्स होती हैं जो प्लास्टिक की, पार्चमेंट पेपर, या फ्रेशली प्रेसिपिटेट किया हुआ सब्सटेंस लाइक कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड ये हमारी है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी हमने कर लिया डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की 2 टाइप्स कर ली हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आते हैं इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पे। जो हमारी मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं क्या होता है। हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटर में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरफ अकेला हमने सॉल्वेंट लिया, जैसे कि हमने अकेला क्या लिया, वाटर, और इस साइड की तरफ हम क्या ले लेते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं, जिसमें वाटर में हमने सल्यूट ऐड किया हुआ है कोई। इसका मतलब इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या होएगी, लो, और इधर क्या होएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, और इधर लेवल क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ये ऑस्मोसिस हो रही है। अब हमने क्या करना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ यहाँ पर पिस्टन यूज़ करेंगे। पिस्टन का यूज़ होता है प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। पिस्टन को ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा सोल्यूशन, मतलब हम हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जब ये ऐसे प्रेशर डालेगा तो ये प्रेशर इधर की तरफ जाएगा, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आ रहे थे उनके ऊपर प्रेशर लग गया और वापस इधर की तरफ जाएंगे। तो मिनिमम इतना प्रेशर हमने लगाना है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाए। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किस साइड की तरफ, ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ। किसके लिए, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसमें याद रखना, नॉर्मली बच्चे क्या लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिससे ऑस्मोसिस होती है। इससे ऑस्मोसिस नहीं होती है, इससे ऑस्मोसिस हमारी बंद हो जाती है, रुक जाती है जब हम हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इतना प्रेशर अप्लाई करें कि ऑस्मोसिस हमारा रुक जाए प्रोसेस, तो उस प्रेशर का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन अगर हमने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, जितना ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए चाहिए था उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई अगर कर दिया, तो ये प्रोसेस हमारा रिवर्स हो जाएगा। अब पार्टिकल्स जो हैं इस साइड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, फ्रॉम हाई टू द लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब प्रोसेस पहले से हमारा रिवर्स हो गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, व्हेन pressure greater than osmotic pressure is applied on high concentration side, then solvent particles will start moving from high concentration side to low concentration side. Then this is called reverse osmosis. जब हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड पे हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड से सॉल्वेंट जाएगा लो कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स
ऑस्मोसिस। ये हमारी होगी डेफिनेशन रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन है दिस इज यूज्ड इन डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। अगर सी वाटर में से हमने सॉल्ट्स को रिमूव करना है तो हम कौन सा फिनोमेनन यूज करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, विच इज एब्रीवेटेड एज RO। जो हमारे किचन में ROs लगता है वो भी इसी फिनोमेनन पे बेस्ड है। अब समझते हैं डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर को। हमारे पास एक बिग टैंक है। इस टैंक में सेंटर में हमारे पास यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। नॉर्मली यहाँ पे जो यूज़ की जाती है इस प्रोसेस में उसका नाम है सेलुलोज एसीटेट। इस साइड की तरफ हम लेते हैं फ्रेश वाटर। इस साइड की तरफ हमने इसमें लेना है सी वाटर। यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं? सी वाटर ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो कौन सा प्रोसेस होएगा? यहाँ पे ऑस्मोसिस होएगा। नॉर्मली ऑस्मोसिस क्या होती है? वाटर सॉल्वेंट है अकेला, इस साइड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ पिस्टन से प्रेशर एक्सर्ट करना है। लेकिन कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे ये प्रोसेस रुक गया था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो प्रोसेस हमारा रिवर्स हो गया। ये इस तरफ वाटर जाने लग गया। जब वाटर इधर जाएगा, वाटर हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। तो इस तरफ सी वाटर ऐड करते जाते हैं, सॉल्ट यहाँ रह जाता है और वाटर इस तरफ जो हमारा मूव कर जाता है। ये हमारा आउटलेट हो जाता है फॉर फ्रेश वाटर। और ये हमने यूज़ किया पिस्टन प्रेशर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो सिंबल होता है पाई। यहाँ पी नहीं यूज़ करते, क्या यूज़ करते हैं? पाई यूज़ करते हैं। ये जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इन दो इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? CT के। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा R। ये कांस्टेंट R गैस कांस्टेंट की तरह ही है हमारा। और C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली हम क्या लेते हैं? मोलैरिटी। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? N/V के इक्वल हो गया। C इज इक्वल टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज मोलैरिटी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, वॉल्यूम को हमने यहाँ पे लीटर में लिया है। वॉल्यूम को किस में लिया है? लीटर्स में हमने लिया है। अब एक टर्म और इसके बाद पढ़ते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं। जैसे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस पढ़ा था, एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस पढ़ा, रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है। आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसो मीन्स सेम, ऐसे सोल्यूशंस जो सेम है। लेकिन किस रिस्पेक्ट में सेम है? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम एट सेम टेम्परेचर। ऐसे सोल्यूशंस को कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और एक एग्जांपल है आइसोटोनिक सोल्यूशन की, अगर हम 0.9% NaCl सोल्यूशन बनाते हैं तो दिस इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड कार्पसल्स, RBCs, ह्यूमन रेड ब्लड कार्पसल्स के साथ ये आइसोटोनिक होता है।
अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दो और सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? और दूसरा इसके बाद हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक हमने पढ़ा है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन या जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाती है देन 0.9%, देन इट इज हाइपोटोनिक विद आरबीसीज। आरबीसीज के साथ ये क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक, क्योंकि आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा। अगर इस सॉल्यूशन में हम आरबीसीज को रखते हैं, अब बाहर जो है हमारे पास NaCl है। NaCl कौन सा वाला हमारे पास है यहाँ पे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस है, आरबीसीज की क्या है, ज़्यादा है। अब ऑस्मोसिस होएगा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ। तो अंदर की तरफ जब सॉल्वेंट जाएगा आरबीसीज में, तो आरबीसीज क्या कर जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। स्वेल होने के बाद ये क्या हो सकते हैं, बर्स्ट भी हो सकते हैं। अगर बर्स्ट हो जाते हैं आरबीसीज, देन दिस इज कॉल्ड हीमोलिसिस। तो हम इसको क्या नाम देंगे, हीमोलिसिस का नाम देंगे। ये एंडोस्मोसिस की तरह ही है और इसमें हमारे आरबीसीज स्वेल कर जाते हैं, स्वेल होने के बाद बर्स्ट हो सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड हीमोलिसिस। लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 9% हो, तो ऐसे सोल्यूशन में अगर हम आरबीसीज को प्लेस करते हैं, ये आरबीसीज है और बाहर हमारे पास यहाँ पे NaCl सोल्यूशन है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है NaCl की, मोर देन 0.9%। मतलब आरबीसीज जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो। तब लो से सॉल्वेंट मूव करेगा बाहर की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अगर बाहर की तरफ मूव करेगा तो आरबीसीज हमारे क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और अगर ये श्रिंक करते हैं देन दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अगर तो बर्स्ट कर जाते हैं तो हीमोलिसिस, अगर ये श्रिंक कर जाते हैं देन दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ये हमारी होगी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर।